दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको यूजीसी नेट सिलेबस में लगी कहानी आज एक कहानी लाइन बाय लाइन कंप्लीट करवाऊंगी। इसके पहले हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जो कहानी है उसका प्रकाशन वर्ष, जितनी भी सिलेबस में लगी हुई है कहानी सभी का प्रकाशन वर्ष और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं, ये आज पहले हम देख लेते हैं। इसके आगे फिर हम कहानी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में प्रकाशित हुई है छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। चंद्रदेव से मेरी बातें चंद्रदेव से मेरी बातें चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 की कहानी है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। तीसरी है धुलाई वाली 1907 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। नंबर 4 पर है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जिसका प्रकाशन वर्ष 1907 और 8 जो भी आपको एग्जाम में मिले उसी में आपको टिक करना है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही पूछे। जिसका प्रकाशन हुआ है जमाना पत्रिका में। कानों में कंगना 1913 इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है। उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई है सरस्वती पत्रिका में। आकाशदीप कहानी 1928-29 में प्रकाशन वर्ष है। इसका कहीं उल्लेख नहीं है कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। अपना अपना भाग्य 1929 या 31 मानता है प्रकाशन वर्ष। विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ईदगाह 1913 में प्रकाशित हुई है चांद पत्रिका में। गैंग्रीन रोज पत्रिका, गैंग्रीन या रोज उसका उपनाम है, 1934 में प्रकाशित हुई है। राही 1947 हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। सिक्का बदल गया 1948 प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई है। अगली देख लेते हैं हम परिंदे कहानी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1957 या 60 माना जाता है, हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। लेकिन यदि पूछे परिंदे कहानी तो आपको 1957 में टिक करना है। यदि आपको पूछे परिंदे कहानी संग्रह तो आपको 1960 में टिक करना है। नंबर 14 पर कहानी है कोसी का घटवार 1957-58 प्रकाशन वर्ष है, कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई है। लाल पान की बेगम 1957 में प्रकाशित हुई है, कहानी पत्रिका में याद रखिएगा। राजा निर्बंसिया 1957-58 में प्रकाशित हुई है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम 1958, ये देख लीजिए कितने सेम टाइम पीरियड की है। 1957 कोसी घटवार 58 में पूछ सकता है। लाल पान की बेगम 57, राजा निर्बंसिया 57-58। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम 1958 प्रकाशन वर्ष अपरंपरा पत्रिका। पिता कहानी 1965 में प्रकाशित हुई है। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर 1970। अमृतसर आ गया 1973 में प्रकाशन हुआ है हंस पत्रिका में। आगे देख लेते हैं जितने भी राइटर लगे हुए हैं कहानी में यूजीसी नेट के, उनका हम जीवन काल देख लेते हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजी ऑर्डर बहुत पूछा जाता है कि आप सीक्वेंस से लगाइए जन्म काल के हिसाब से। तो इतने सिलेबस देख लीजिए। माधवराव सप्रे 1871 जन्म हुआ है। प्रेमचंद 1880, राजेंद्र बाला घोष 1882, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883, जयशंकर प्रसाद 1889, राधिका रमण सिंह 1890, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904, जैनेन्द्र का जन्म हुआ है 1905 में, अज्ञेय 1911, भीष्म साहनी 1915, फणीश्वर नाथ रेणु 1921, हरशंकर परसाई 1924, कृष्णा सोबती 1925, निर्मल वर्मा 1929, कमलेश्वर 1932, शेखर जोशी 1932, ज्ञान रंजन 1936। अब देख लीजिए आगे हम कहानी पूरी लाइन बाय लाइन पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके शॉर्ट नोट्स भी दृष्टि के बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, सन 1900 की कहानी है। मैं अंडरलाइन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये नहीं दे रहा है ऑप्शन, तो आप सिर्फ कहानी को ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरी समझ में आएगा।
अगर आप सही से देखना चाहेंगे तो दिखाई भी देगा, ऐसा नहीं है, बस अंडरलाइन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है टिक करने के लिए, तो आप क्षमा है इसके लिए। आप सिर्फ पढ़िए एक टोकरी भर मिट्टी 1900 प्रकाशन वर्ष है, 1901 माना जाता है, इसमें गलत लिखा हुआ है। देख लीजिए कहानी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा लो, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष की कन्या थी जब उसकी पतोहू मर गई थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती है, तुम्हारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती है। और जब उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ विधवा तो थी ही, पास पड़ोस में जाकर कहीं रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे। लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब यह तो झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब ने सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से ये झोपड़ी छूटी है, तब से मेरी पोती ने ना खाना खाया है, ना पानी भी पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यह कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा है कि जिस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखें भी आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार प्रार्थना हाथ जोड़कर करने लगी और पैरों पर गिरने लगी, तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर था। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भी वह ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज न हो तो आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट जो दृष्टि वाली बुक में दिए हुए हैं। एक टोकरी भर मिट्टी। पृष्ठभूमि है इसकी दृष्टि की बुक से लिया हुआ है। 1901 प्रकाशन, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है। देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वानों द्वारा सहमति बनी है कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की। यह आदर्शवादी कहानी है।
इसका प्रतिपाद्य है, जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और जमींदार की आंखें खुलने के पश्चात झोपड़ी जमीन वापस करने की छोटी सी आदर्शवादी कथा है। इसकी पात्र बुजुर्ग विधवा अपनी बहू और पुत्र की मौत देख चुकी है, अब एकमात्र पोती ही उसके जीने का सहारा है। जमींदार दंभी व्यक्तित्व, बाद में टोकरी भर मिट्टी न उठा पाने पर अहंकार का तिरोहित हो जाना। गौड़पात है, बुजुर्ग विधवा की पोती, जमींदार का वकील। विशेष है इसमें विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा, शोषण का चित्रण है इस कहानी में। कहानी की मूल संवेदना हृदय परिवर्तन है, अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश है। जमींदार का अहंकार और अंत में उसका हृदय परिवर्तन, लचर कानून व्यवस्था का जिक्र, मानवता का संदेश। जमींदार के हृदय परिवर्तन के साथ कहानी समाप्त होती है। वर्ग भेद, गरीब बुजुर्ग महिला, अमीर जमींदार। कहानी का केंद्रीय तत्व है आदर्शवाद। कुछ उद्धरण देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कथन इस कहानी के, कि किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा लें, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति, इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था और पतोहू भी 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था, बिना मरे वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। बाल की खाल निकालने वाले, ध्यान दीजिए, पूछ सकता है कैसे वकील, तो बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। कानून व्यवस्था का दुरुपयोग कर बुजुर्ग महिला को वहाँ से निकाल दिया। जब से झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया है पर वह एक नहीं मानती, यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। सोचा कि इस झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, जिससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसने पुरानी बातों का स्मरण हुआ। अपनी मिट्टी के प्रति स्नेह से उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और बाहर ले आई। ये विधवा ने कहा है कि महाराज आप नाराज न हों। विधवा कथन है कि महाराज नाराज न हों, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और उस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और हृदय परिवर्तन होने से उसकी झोपड़ी वापस कर दी। ये आदर्शवादी कहानी थी, जो लास्ट में, पहले आदर्शवाद का मतलब ही यही है कि पहले कहानी में जो खलनायक होता है, खलनायक के रूप में, तो पहले कुछ दुष्कर्म करता है या गलत करता है, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। पहले कहानी आदर्शवाद पर ही लिखी थी। मुंशी प्रेमचंद ने भी बहुत आदर्शवादी कहानियाँ लिखी हुई हैं। तो मैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट पहले करवा दी हूँ दृष्टि से, और इम्पॉर्टेंट जीवन काल और जो कहानी का राइट, किस कहानी प्रकाशन है, प्रकाशन वर्ष, किस पत्रिका में कहानी का प्रकाशन हुआ है, सब करवा दी हूँ। लाइन बाय लाइन कहानी भी आपने पढ़ लिया है। तो धन्यवाद।